हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं लिविंग वर्ल्ड के दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स आर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। यदि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। ये या तो गमले में रखा हुआ पौधा, या तो ये इंसेक्ट्स हो सकता है, या तो ये बर्ड्स, या तो ये आपका पालतू पशु कुत्ता या बिल्ली हो सकता है, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, या तो ये कोई अदर एनिमल या प्लांट भी हो सकता है। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स that you cannot see with your naked eye but they are all around you। यानी कि there are also several organisms, यहाँ पे बहुत सारे और भी organisms होंगे जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके चारों तरफ होंगे। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होंगे, हम तो उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ होंगे ही होंगे। इफ़ यू वर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस, यदि आप अपने ऑब्जर्वेशन एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू विल सी इंक्रीजेस। यानी कि जितने तरह के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है और जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियसली इफ़ यू वर विजिट ए डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि आप किसी डेंस फॉरेस्ट में विजिट करने के लिए जाते हैं तो प्रोबेबली आप ज़्यादा नंबर में और ज़्यादा तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट या एनिमल जो कि आप देखेंगे, हर एक तरह के अलग अलग तरह के प्लांट या एनिमल जो आपको देखने को मिलेंगे उसको बोलते हैं स्पीसीज। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, represents a genus, represents a family। तो आंसर होगा represents a species। The number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो स्पीसीज़ हैं जो कि नोन और डिस्क्राइब्ड है उनका रेंज कितना होता है। जितने भी स्पीसीज़ अब तक नोन है और डिस्क्राइब्ड उनका रेंज क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि 17 लाख से लेके 18 लाख तक अब तक स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हैं, जिसमें कि 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन से लेके 0.6 मिलियन तक प्लांट्स हैं। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये इतने तरह के वेरियस तरह के जो प्लांट्स और एनिमल हैं, जो वैरायटी है, इनको हम लोग बोलते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टीन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। यानी कि हम जितने तरह के नए एरिया या पुराने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो हमें नए नए तरह के ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड्स में कितने मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाई दियर लोकल नेम्स। हमारे जो चारों तरफ प्लांट और एनिमल्स हैं उनको हमारे यहाँ उनके लोकल नेम से जाना जाता है। यानी कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबको उसके लोकल नेम से जाना जाता है। अपने अपने अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर भी हमारे यहाँ तो नेम्स जो हैं, एक कंट्री तो छोड़िए, एक स्टेट में भी वेरी कर जाती है। जैसे कि मान लीजिए पोटैटो को ले लीजिए, पोटैटो को कहीं कहीं बटाटा बोला जाता है तो कहीं कुछ और बोला जाता है। यानी कि पोटैटो का नाम पोटैटो यानी कि आलू का नाम कहीं बटाटा बोला जाता है तो कहीं कुछ और। यानी कि
एक कंट्री तो छोड़ दीजिए, अलग अलग ज़िलों में भी कई बार अलग अलग नाम से चीज़ें जानी जाती हैं। These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk each other to refer organism we are talking about. यदि यदि हम इसी तरह से एक ही चीज़ का अलग अलग नेम हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हो सकता है कि हम अलग अलग एक ही चीज़ की बात कर रहे हो लेकिन कोई समझ रहा हो कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी। हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हमें नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सबको पूरे वर्ल्ड में एक नेम से जाना जाए। इस प्रोसेस को यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स को पूरे वर्ल्ड में एक नाम दे देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर आर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। यानी कि ये नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया जाए, उसके बारे में सही हमारे पास नॉलेज हो, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड टू। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो इससे अटैच्ड है वो इसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है। इसको बोलते हैं दिस इज आइडेंटिफिकेशन, इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर्स ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि स्टडी को बढ़िया करने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने नॉमेनक्लेचर को असाइन किया, साइंटिफिक नेम को असाइन किया, बताया। दिस इज एक्सेप्टेड टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो साइंटिफिक नेम है ये पूरे बायोलॉजिस्ट के द्वारा, चाहे वो जूलॉजिस्ट हो जाए चाहे बॉटैनिस्ट हो गए, पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर प्लांट्स scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in international code of botanical nomenclature। यानी कि प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो किस इंस्टीट्यूट से दिया जाता है, वो दिया जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN के द्वारा। और एनिमल्स के लिए जो दिया जाता है वो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा दिया जाता है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ये जो साइंटिफिक नाम है ये क्या इंश्योर करता है कि पूरे वर्ल्ड में सबका एक ही नाम हो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन हो चाहे वो किसी दुनिया के किसी कोने में हो उसको एक ही नाम से जाना जाए। यानी कि दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म नॉन ऑर्गेनिज्म। वो ये भी इंश्योर करते हैं ये लोग जो लोग हम जो नाम रख रहे हैं वो पहले से किसी और का तो नहीं है। यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो चीज़ें इंश्योर करता है कि पूरे वर्ल्ड में इसका एक ही नेम हो और दूसरा कि पहले से कोई प्रेजेंट तो नहीं ना इस नाम का। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली पूरे विश्व में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए। ईच नेम और जो ये साइंटिफिक नेम होता है हैज़ टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट दो पार्ट्स होते हैं। पहले को बोलते हैं जेनेरिक नेम या जेनेरिक कंपोनेंट, दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक कंपोनेंट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि एक नाम में दो कंपोनेंट होना इसको हम लोग बोला गया बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को दिया किसने, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस ने दिया जिसको पूरे बायोलॉजिस्ट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो दो वर्ड का नेमिंग सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में कन्वीनियंट पाया गया, सही मतलब
अच्छे तरीके से यूज करने में इसको हेल्पफुल रहा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। हम लोग मैंगो के एग्जाम से साइंटिफिक नेम्स को बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहे होंगे। जैसे कि द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। जो मैंगो होगा उसका साइंटिफिक नेम मैंगो होगा नहीं, जो मैंगो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या होता है? जीनस होता है, और इंडिका क्या होता है? स्पीसीज होता है। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनोमियल नेम। चलिए देखते हैं ये कैसे एक बायनोमियल नेम हो गया। कैसे हो गया कि जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हुआ ना बायनोमियल नेम नोमेनक्लेचर। तो वही एनसीईआरटी आगे लिखती है कि इन दिस नेम, इस नेम में मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका अ पार्टिकुलर स्पीसीज। मैंजीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिका एक पार्टिकुलर स्पीसीज को, या इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इस तरह से दिए गए हैं। पहला, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन बट रिटन इन इटैलिक्स, और किस में लिखे गए होते हैं? इटैलिक्स में लिखे गए होते हैं। यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं? जनरली लैटिन में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स में। इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ जाएगा। बायनोमियल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स रिटन इन लैटिन, कि जनरली लैटिन रिटन इन इटैलिक्स। तो आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया, जेल, यानी कि जनरली इन लैटिन, और दूसरा ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा, रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हो गए, या तो लैटिन, या तो इनको लैटिनाइज्ड किया जाएगा। आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, या तो ये लैटिन से डिराइव्ड होंगे, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। यानी कि इनकी ओरिजिन चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन हम लोग इसको लैटिनाइज्ड करेंगे या ये लैटिन से डिराइव्ड होंगे। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला नेम होता है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस का होता है, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन जो दूसरा वाला होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है, वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन। और ये दोनों नेम जो है जब हाथ से लिखे जाते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइंड, उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, या तो इनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, ताकि टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ताकि ये पता चल सके कि इनकी ओरिजिन कैसी है, लैटिन ओरिजिन के हैं ये। The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. जो पहला वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, वो जीनस जिसको बोलेंगे वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जो सेकंड वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे कि इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। इसको हम लोग मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका जो लिखा हुआ है, इसमें जो मैंजीफेरा जीनस का जो पार्ट है उसमें जो एम है वो कैपिटल है, और जो स्पीसीज में इंडिका है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। नेम ऑफ द आथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि जो आथर का नाम होगा वो कब होगा? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होगा। जैसे कि आप लोग किसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि पहले जीनस होगा, फिर स्पीसीज होगा, फिर ऑथर का नेम होगा। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम के अंत में होगा। एंड रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। जैसे कि आप एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लीन में देख सकते हैं। जो मैंजीफेरा इंडिका लीन लिखा हुआ है, इसमें लीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि जब भी कोई ऑथर का नाम लिखना होगा, पहले जीनस स्पीसीज, उसके बाद यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लास्ट में आप लोग लिखेंगे लीन। इस लीन का क्या मतलब होगा कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ये जो दिया हुआ है, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? लीनियस ने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को, इसको सबसे पहले, इस मैंजीफेरा इंडिका को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने इस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
जितने भी इतने करोड़ों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। इसीलिए सबको डिवाइड कर दिया गया ताकि हम इन्हें पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए, थोड़ा कन्वीनियंट तरीका मिल जाए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी कि क्लासिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को एक ग्रुप में, एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं। किस उसका बेसिस क्या होता है? जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो ऑब्जर्व किए जाते हैं कैरेक्टर, उसी के बेसिस पे इनको डिफरेंट कैटेगरीज में, कन्वीनियंट कैटेगरीज में रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। हम लोग किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? प्लांट्स को, एनिमल्स को, डॉग्स को, कैट्स को, इंसेक्ट्स को। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। यानी कि जब भी हम किसी की बात करें, चाहे डॉग, कैट, इंसेक्ट्स, कोई भी हम लोग बात करें, तो तुरंत हमारे मन में इसकी इमेज बन जाती है। वाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग? आप क्या इमेज आपके मन में बनेगी यदि आप किसी डॉग की बात कर रहे हो? ऑब्वियसली डॉग की बनेगी। ऑब्वियसली ईच ऑफ अस विल सी अ डॉग, नॉट कैट। हम लोग डॉग को देखेंगे, कैट को तो हमारे मन में कैट की इमेज तो आएगी नहीं जब हम लोग डॉग की बात करेंगे तो। नाउ इफ वी आर थिंग्स टू एल्सेटियंस वी नो दैट वाट वी आर थिंकिंग अबाउट। यदि हम एल्सेटियंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्या बात कर रहे हो। हमें क्या पता है? यानी कि एल्सेटियंस, जब हम लोग बात एल्सेटियंस की कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। हमें क्या पता होता है कि एल्सेटियन एक डॉग की वैरायटी है, ये हमें पता होता है। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external appearance, external ears and body hairs। यानी कि जब हम लोग मैमल्स की बात कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि मैमल्स की कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स के शरीर पे एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और पूरे बॉडी में हेयर्स होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स, जैसे कि प्लांट होते हैं। इफ़ वी आर ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, यदि हम लोग वीट की बात करेंगे, द पिक्चर ऑफ ईच इन आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। जब हम लोग वीट की बात कर रहे होंगे या राइस की बात कर रहे होंगे, जब हम लोग वीट की बात करेंगे तो हमारे मन में वीट का इमेज आएगा, न कि राइस प्लांट का इमेज आ जाएगा। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स etc आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो आदमियों ने खुद से बना रखा है ताकि आसानी से हम लोग चीज़ों को पढ़ सकें। ये जो कैट्स हैं, मैमल्स है, वीट्स, यानी कि द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ फॉर दिस कैटेगरीज टैक्सा। और जितने भी कैटेगरीज हैं सबको, इनके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है? टैक्सा से हम लोग इसको सबको डिनोट कर सकते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टैक्सा कैन इंडिकेट एट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। यानी कि जितने भी लेबल्स यहाँ पे होंगे सबके लिए एक ही वर्ड, एक ही सारी कैटेगरी के लिए एक ही वर्ड टैक्सा से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। यानी कि टैक्सा डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कैटेगरी को एक ही वर्ड से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, टैक्सा से। यानी कि जितनी भी कैटेगरी है डिफरेंट लेवल पे सबको एक ही वर्ड टैक्सा से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। प्लांट आल्सो फार्म, प्लांट भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल, मैमल, डॉग्स भी एक टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। हमें पता है कि डॉग एक क्या है? मैमल्स है, और सारे मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, डॉग्स, मैमल्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, सब टैक्सा ही हैं लेकिन डिफरेंट लेवल के टैक्सा हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के बेस पे उनको डिफरेंट टैक्सा में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह की प्रोसेस क्लासिफिकेशन की जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, developmental process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। तो क्वेश्चन आ सकता है कि
मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की बेसिस क्या है? तो आप लोग याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स विद द along with the structure of cell developmental process and ecological information। ये सब क्या है? ये सब बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। पहली एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तीसरा डेवलपमेंटल, चौथा इकोलॉजिकल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इसेंशियल है और ये क्या है? बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर प्रोसेस दैट आर बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन क्या सकता है कि बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और नॉमेनक्लेचर है। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग ऑलवेज हैव बीन इंटरेस्टिंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आदमी शुरू से ही इंटरेस्टेड रहा है चीज़ों को और अधिक जानने के लिए, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू दियर ओन यूज़। In early days, human beings needed to find sources for their basic need for food, shelter and clothing। यानी कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जानने के चीज़ों में जुटा रहा। शुरुआत में आदमी ने अपनी चीज़ों को मतलब क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग के बेसिस पे कर दिया। यानी कि हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो सबसे प्राचीन, जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का सिस्टम था शुरू में, वो केवल ऑर्गेनिज्म के यूजेज के बेसिस पे कर दिया गया था। यानी कि कौन क्या यूज़ करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them। यानी कि ह्यूमन बींग केवल इसी में इंटरेस्टेड नहीं था कि उसे और जानना है, वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड था कि इस वाले में और उस वाले में क्या रिलेशनशिप है, क्या कॉमन फीचर्स हैं दोनों में। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स। और ऐसी ब्रांच जिसमें चीज़ों के कनेक्शंस के बारे में, चीज़ों के रिलेशनशिप्स के बारे में जाना जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। यानी कि जो सिस्टमेटिक वर्ड्स है, ये एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव्ड है, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब होता है चीज़ों का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी। लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी टर्म्स का यूज किया एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। यानी कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक का नाम है? लीनियस का नाम है। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बाद में सिस्टमेटिक का जो क्राइटेरिया है वो और लंबा हो गया, जो कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को अपने अंदर कंसीडर कर लिया। सिस्टमेटिक टेक्स अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो इंक्लूड करता है, ये साथ ही साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी अपने साथ, ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी क्या करता है? इंक्लूड कर लेता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।